दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। एक लड़का जो साइकिल पे कभी अखबार बेचा करता था, एक ऐसा गरीब लड़का जिसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कराने के लिए उसकी बहन ने अपने सोने की चूड़ियां और चेन तक गिरवी रख डाले, क्योंकि उसकी बहन को पता था कि वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानने वाला। इस लड़के का हमेशा से सपना था कि वो एयरफोर्स में जाए और एक फाइटर पायलट बने। साउथ इंडिया के इस लड़के को अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2 इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अगर वो अपने पहले इंटरव्यू को क्लियर करेगा तो उसको इंडियन एयरफोर्स में अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है। अगर वो अपने दूसरे इंटरव्यू को क्लियर कर लेगा तो उसको DTD&P एयर यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल सकती है। उसने अपना पहला इंटरव्यू DTD&P एयर डिपार्टमेंट में दिया और उसका वो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसके बाद वो एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए निकल गया। उसका पायलट बनने का सपना टूट गया जब उसको ये पता चला कि 25 बच्चों में से उसका रैंक 9th आया है और सिर्फ पहले 8 लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। और ये सुन के वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो गया और रोने लगा। वहीं ऋषिकेश में उसे एक साधु मिले और वो साधु ने उस लड़के को ये बोला कि उसकी किस्मत में पायलट बनना लिखा ही नहीं था, उसकी किस्मत में कुछ और बड़ा लिखा है। बस उसको उसके लिए मेहनत करते रहनी है और अपने भगवान पे विश्वास रखना है। मुझको ये पूरी उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। वो एक पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, बल्कि वो इससे कई ज्यादा बड़े इंसान बने। इनके अंडर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी थी। ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने और यही नहीं, इनको 21 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें से शामिल हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और भी कई सारे अवार्ड। और यही नहीं, 74 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन का सपना भी पूरा किया, सुकोई 30 MKI फाइटर जेट उड़ा के। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ यार, हमें पता है कलाम सर के बारे में, बट हमारी प्रॉब्लम ही अलग है, हमें ये टेंशन है, हमें वो टेंशन है। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 8 साल की उम्र में हम लोगों ने न्यूज़पेपर बेचे थे? नहीं ना, बट अब्दुल कलाम सर ने बेचे थे। क्या हमारे फादर लकड़ी की बोट चलाया करते थे अपने घर का पेट पालने के लिए? जी नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर के फादर चलाया करते थे। क्या बचपन में हमें चावल, प्याज और सिगरेट बेचनी पड़ी? जी नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर को बेचनी पड़ी। इन महान लोगों की स्टोरी से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि ये लोग सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हुए क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये लोग सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि इनके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी और ये लोग हर कदम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे। और ये लोग यही करके इतना स्ट्रांग बन गए कि लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को भी लाइफ का ही हिस्सा मानने लग गए। जब हमें सचमुच कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़े तो हमें लाइफ में क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई टिप्स हैं? तो दोस्तों इसके लिए मैं डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से कुछ टेक्निक शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहली टेक्निक ये कहती है कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे साथ कल क्या हुआ था याद नहीं, कल क्या होगा परवाह नहीं, सब भाड़ में जाए, बस हमें अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करना है। मिशिगन में रहने वाले विलियम ये बोलते हैं कि कुछ साल पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हर रात 2-3 बार जागता था अपने पेट में हो रहे दर्द की वजह से। मैंने अपने पिता को स्टमक कैंसर से मरते हुए देखा था, इसलिए मुझे भी लगता था कि मुझे कोई स्टमक कैंसर है या फिर स्टमक अल्सर है। इसीलिए मैं एक स्टमक स्पेशलिस्ट के पास गया। उसने मेरे स्टमक का एक्सरे लिया और मुझे फ्लोरोस्कोप से एग्जामिन भी किया। एग्जामिन के बाद उसने मेरे को सोने की कुछ दवाइयाँ दी और ये बोला कि मेरे पेट में कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और ये सारे दर्द मुझे बस मेरी सोच की वजह से हो रहे हैं, इसलिए मुझे रेस्ट करना चाहिए। अब क्योंकि मैं एक मिनिस्टर था और रेड क्रॉस का चेयरमैन भी था, इसलिए मुझे हर हफ्ते 2-3 फ्यूनरल्स करवाने पड़ते थे। मैं हर वक्त किसी ना किसी काम में बिजी ही रहता था और मैं एक ऐसे बुरे वक्त में जी रहा था जहाँ मुझे किसी ना किसी चीज की हमेशा ही टेंशन रहती थी। इसीलिए मैंने डॉक्टर की एडवाइस के कारण हर मंडे काम ना करने का फैसला किया। एक दिन मैंने अपनी वाइफ को बर्तन धोते हुए देखा। मैंने ये देखा कि वो बहुत खुश थी और गाना गाते हुए बर्तन मांज रही थी। हमारी शादी को 18 साल हो गए थे और उसी ने ही हर वक्त के बर्तन मांजे थे। तब मैंने ये सोचा कि जिस समय हमारी शादी हुई थी, अगर उस समय मेरी बीवी ने फ्यूचर में देखने की कोशिश की होती और ये सोचा होता कि आने वाले 18 साल तक तीनों समय के बर्तन उसे ही धोने हैं
तो तब तो शायद वो मुझसे शादी भी नहीं करती। आने वाले 18 साल के बर्तन अगर वो एक ही बार में इमेजिन कर लेती तो वो बुरी तरह डर जाती। तब मुझे ये समझ में आया कि मेरी बीवी को इसलिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक बार में उसके पास जितने भी बर्तन होते हैं वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती है। कल कितने बर्तन धोने हैं या फिर कल कितने बर्तन धोए, वो उस पर कभी भी कंसंट्रेट नहीं करती। बस उस समय कितने बर्तन धोने हैं उसी पे कंसंट्रेट करती है और उसी मोमेंट को एंजॉय करती है। और उस मोमेंट के बाद से मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं सिर्फ आज के बारे में सोचूंगा और उसके बाद से मुझे कोई पेट दर्द नहीं हुआ और मुझे पूरी नींद भी आती है और मैं अपने हर एक मोमेंट को मस्ती के साथ जीने की कोशिश करता हूँ। अपनी बीवी की तरह मैं भी फ्यूचर में धोने वाले उन बर्तनों के बारे में नहीं सोचता जो अब तक गंदे हुए ही नहीं। दोस्तों, अगली टेक्निक ये कहती है कि जब हमें ऐसा लगे कि हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है और बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो हम एक काम कर सकते हैं। जानते हैं वो क्या है? डू नथिंग। यानी कि उस समय हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट लेना है। एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक फॉलोअर आया और उसने उनसे कहा कि गुरुजी, मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और इसी के साथ उसकी जिंदगी में जो भी कुछ गलत चल रहा था उसने सब कुछ गौतम बुद्ध को बोल डाला। भगवान बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और हंसते हुए बोले कि जाओ उस तालाब से मेरे लिए पानी लेके आओ। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर उस आदमी ने जल्दी से एक घड़ा उठाया और उस तालाब की तरफ निकल पड़ा पानी ले आने। जब वो आदमी तालाब के पास पहुंचा तो उसने ये देखा कि तालाब में बहुत ज्यादा मिट्टी है और वो पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। इसीलिए वो आदमी बिना पानी लिए गौतम बुद्ध के पास वापस आ गया और वापस आकर उसने ये कहा कि गुरुजी, मैं पानी नहीं ला पाया क्योंकि वो पानी बहुत गंदा है और वो आपके पीने लायक नहीं है। ये सुनकर गौतम बुद्ध हंसे और उन्होंने उसे बोला कि दोबारा उसी तालाब के पास जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। दोबारा से उस आदमी ने देखा कि वहाँ पे पानी बहुत गंदा है और वो बिना पानी लिए वापस आ गया और भगवान बुद्ध को सारी बात बताई। भगवान बुद्ध ने उसको फिर से तालाब के पास भेजा और 10 बार तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 11वीं बार जब वो आदमी पानी लेने गया तो उसने ये पाया कि सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी है और ऊपर का पानी एकदम साफ है। इसलिए वो गौतम बुद्ध के लिए इस बार पानी ले आ पाया। तो इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि देखा, जिस तरह वो मिट्टी वाला पानी शांत रहने से साफ हो गया, उसी तरह अगर हम भी कठिन परिस्थितियों में, बुरे वक्त में शांत रहें तो वो बुरा वक्त भी अपने आप निकल जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसी मुश्किल सिचुएशंस आती हैं कि हम लोग कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उस वक्त हमारे लिए सिर्फ यही सही रहेगा कि हम लोग सिर्फ शांत रहें और इस टाइम को किसी भी तरह पास हो जाने दें। और दोस्तों, हमारी लास्ट टेक्निक ये कहती है कि वो करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, फिर वो डर ही खत्म हो जाएगा। एल्मर थॉमस ये बोलते हैं कि जब वो 15 साल के थे तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे क्योंकि उनके 6 फीट 2 इंच होने के बावजूद उनके दोस्त उन्हें हड्डी हड्डी बोल के चिढ़ाया करते थे। और उनके इसी डर के कारण वो हमेशा अपने घर में ही रहते थे और सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही बात करते थे। उनको हमेशा ये डर लगा रहता था कि उनके दोस्त उनको देखेंगे तो उनका कितना मजाक उड़ाएंगे। और उनकी मम्मी को उनके इस डर के बारे में पता था और वो एक स्कूल टीचर थी, इसलिए उन्होंने ये सलाह दी कि उनको अपने दिमाग को बढ़ाना चाहिए और एजुकेशन लेना चाहिए क्योंकि शायद उनका शरीर ऐसा ही रहेगा। उनके पेरेंट्स उनके कॉलेज की फीस नहीं दे सकते थे, इसीलिए कॉलेज की फीस जुटाने के लिए उन्होंने सर्दियों में ऑपसम, स्कंक, मिंक जैसे जानवर पकड़ के बेचना शुरू कर दिया। उनके पास जितने भी पैसे जमा हुए थे उनकी मदद से उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उनकी माँ ने उनको एक ब्राउन शर्ट दी थी ताकि अगर वो गंदी भी हो तो किसी को पता न चले। और उनके पिता ने उनको अपने पुराने जूते दिए थे। वो पुराने जूते इतने बड़े थे कि जब भी वो चलते तो वो जूते उनके पैरों से निकल जाते और ये देख के उनके क्लासमेट्स हमेशा उनका मजाक उड़ाते और इसी वजह से उनको क्लास में भी हमेशा शर्म आती और वो अकेले ही पढ़ते रहते। लेकिन 2 साल के बाद उनके साथ 4 ऐसी चीजें हुई जिन्होंने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। पहली चीज ये हुई कि उन्होंने एक एग्जाम दिया था और वो क्लियर हो गया, जिससे वो कंट्री पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते थे। और इससे पहली बार इनको ऐसा लगा कि उनकी माँ के अलावा भी उन पे कोई विश्वास करता है। दूसरी चीज ये हुई कि हैप्पी हॉलो नाम के कंट्री पब्लिक स्कूल ने उनको नौकरी ऑफर करी जिसमें हर महीने उनको $40 मिलने थे और इसने भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और उनको ऐसा लगा कि उन पे कोई भरोसा करता है। जब उनको उनका पहला चेक मिला तो उन्होंने उस चेक की मदद से अपने लिए प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े खरीदे जिसमें वो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही दिख रहे थे और उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। और उस तीसरी चीज ने भी उनकी बहुत ज्यादा मदद की। उनको हमेशा पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, बल्कि उन्होंने तो अपने प्रॉपर दोस्त भी नहीं बनाए थे। मगर उनकी माँ ने उनको कन्विंस किया कि वो एक पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में भाग लें
इसलिए ना चाहते हुए भी उनको उसमें भाग लेना पड़ा। क्योंकि वो अपने माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने द फाइन एंड लिबरल आर्ट्स ऑफ अमेरिका पे बोलने का फैसला किया। बल्कि उनको लिबरल आर्ट्स का मतलब भी नहीं पता था, मगर उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि वो दूसरे लोगों की तरह अपना भी टॉपिक सबके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। और उन्होंने उस टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस की कि उन्होंने उस टॉपिक को पेड़ के सामने, इवन गाय के सामने भी कई बार बोला। और जब विनर का नाम अनाउंस हुआ तो वो हैरान थे, क्योंकि उनको फर्स्ट प्राइज दे दिया गया था। लोग उनके लिए चिल्ला रहे थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और उनके वो दोस्त जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, बाद में वही बोल रहे थे कि एल्मर, हमें पक्का पता था कि तू ही जीतेगा यार। उनकी माँ ने उन्हें गले लगा लिया और फिर जोर जोर से रोने लग गई। और अभी वो लाइफ में अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर उस दिन उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं की होती तो आज वो यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट नहीं बन पाते। और सबसे मजे की बात तो ये है कि उन जैसा लड़का जिसको पहले कपड़े पहनने की भी समझ नहीं थी, उसको बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट का अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, इससे हमने यही सीखा कि डर के बावजूद अगर हम लोग उस काम को कर दें तो बहुत सारी परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बुरे वक्त में अपने टेंशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने 3 टेक्निक्स देखी। पहली टेक्निक ये कहती है कि अपने प्रेजेंट में जियो, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, ये बिल्कुल भी मत सोचो। दूसरी टेक्निक कहती है कि डू नथिंग। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और आप कुछ नहीं कर सकते तो बस भगवान पे विश्वास रखो और टाइम को पास होने दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और फाइनली थर्ड टेक्निक ये कहती है कि अपने डर से भागने के बजाय वो चीज़ करो जिससे आपको डर लगता है, और डर अपने आप भाग जाएगा। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।